Hello everyone, welcome to the Diamond Coaching. Myself Manisha. कैसे हैं आप सभी लोग? अभी तक हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया है, पर आज हम बात करेंगे किसी एक टॉपिक पे, ठीक है? और ये बात जो है होने वाली है, अधिकतर जो यंगस्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि उनका राइट है कि वो शादी कर सकते हैं, ठीक है? तो शादी करने का अधिकार मौलिक अधिकार है, नहीं है? एक तरह से देखा जाए हमारा मानवाधिकार है कि मौलिक अधिकार है, या फिर हमारा कोई भी विधिक अधिकार है, मतलब फंडामेंटल राइट है, ह्यूमन राइट्स है, या फिर लीगल राइट्स है, ठीक है? इस बात में बहुत ज़्यादा इशू है, अभी तक रहा है, इससे पहले भी रहा है। तो आज हम उसी बात को डिस्कस करेंगे कि आखिर ये इशू है अगर, तो इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है? तो राइट आंसर इसका क्या हो सकता है? ये बहुत सारे केस लॉज हैं सुप्रीम कोर्ट ने जिसको डिस्कस किया है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने इस टॉपिक को केसेस के थ्रू डिस्कस किया, जैसे जैसे इश्यूज क्रिएट हुए, और उसके बाद से क्या किया कि बताया, हर पॉइंट पे बताया गया। और ये कंफ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब हमारे पास जो जजमेंट है, एक अभी 2023 में एक सेम सेक्स मैरिज का जजमेंट आया, और उसमें ये बात कहा गया कि आपका जो शादी करने का अधिकार है, राइट टू मैरी जो है, ये नहीं है, ठीक है? ये आपका कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसके वजह से क्या हो गया कि प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है? तो हम देखते हैं कि ऐसा अधिकार आता क्यों है, रहता क्यों है। क्योंकि देखिए, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, वो बहुत तरह के मौलिक अधिकार देता है, ठीक है? कितने तरह के मौलिक अधिकार देता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, जो भी अधिकार जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, जिसमें से आपका रिट करने का अधिकार है, इसके बाद से आपको राइट टू रिलीजन मिल जाता है। ये सब राइट अगर आपके पास है तो मतलब राइट टू एजुकेशन भी दिया गया समय के साथ। हमारे पास अब पढ़ने का अधिकार है, जो भी बच्चे होते हैं उनको पढ़ने का अधिकार है। इसके बाद से यहाँ तक जो अपराधी है उसको भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है? हमारा जो भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो आपका बात करता है कि हम कुछ इंडिजिनस पीपल, मतलब कि नागरिकों को, और कुछ ऐसे जो लोगों को अधिकार देते हैं। तो इन सब में क्या शादी करने का अधिकार भी आता है कि हम उठते हैं और किसी से भी शादी कर लेते हैं, किसी से भी क्लेम करने लगते हैं? तो कब किस चीज पे हमारा अधिकार है, ठीक है? तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे। इस पॉइंट को आने का जो मेन रीजन है, जो बात है, वो यहाँ से आती है कि हमारा जो आर्टिकल नंबर 21 है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है? और उसका जो आर्टिकल 21 है, ये एक ऐसा आर्टिकल है जो बहुत ही ब्रॉड इंटरप्रिटेशन देता है, ठीक है? इसको इतनी बार अमेंड किया गया है संविधान में, और अमेंड क्यों किया गया है, इसमें इतनी सारी चीजों को इंटरप्रिटेशन करके सुप्रीम कोर्ट ने इतने राइट दे दिए, वो सारे अधिकार जो पहले से लिखे नहीं थे, वो सब के सब कहाँ आ गए? आर्टिकल 21 में, ठीक है? जिसमें से राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्दी लाइफ है, राइट टू मैरिज है, और इसके बाद खाने का अधिकार, पीसफुली जीने का अधिकार है। इसके बाद से हमारे पास राइट टू प्राइवेसी है। तो ये सारी चीजें कैसे इस आर्टिकल में चली आती हैं, तो देखते हैं। आर्टिकल 21 जो है, इसकी लैंग्वेज कुछ ऐसी है: नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है? तो डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है? तो किसी भी पर्सन की पर्सनल लिबर्टी को हम क्या करेंगे? डिप्राइव नहीं करेंगे, उससे हम एक तरह से
छीन नहीं सकते हैं, कि उसकी पर्सनल लिबर्टी, उसके लाइफ को, मतलब कि किसी को भी जीने का अधिकार है, किसी को जान लेने का अधिकार नहीं है किसी का। तो बिल्कुल इस जो ये जो वर्ड है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, इस दो वर्ड के वजह से, इन दो वर्ड को यूज करके बहुत सारे ऐसे मतलब जजमेंट दिए गए जो ये बता देते हैं कि हमारे पास ये भी करने का अधिकार है। अब जीने का जो अधिकार है ना, जीने के अधिकार में बहुत सारी चीजें आती हैं। जीना है तो पानी पीना पड़ेगा, घर चाहिए आपको, राइट टू शेल्टर भी है, इसके बाद से पीसफुल लाइफ भी चाहिए आपको, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टॉर्चर करके कोई लाइफ दे दिया जाए। दूसरी चीज क्या है कि इसके साथ, जीने के साथ साथ आपका जो अधिकार जुड़ा हुआ है, खाने का अधिकार है, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार है आपका, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हो, अच्छे जगह रह सकते हो, किसी भी इन्वायरमेंट को जो आपके लिए सुटेबल है वो आपको अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो जीने का अधिकार बहुत ब्रॉड टर्म हो जाता है, ठीक है। और इस जीने के अधिकार में ही सबसे बड़ा, क्योंकि जीवन में जब हम जन्म लेते हैं, जन्म के साथ ही हमारे पास अधिकार जुड़ते हैं, बहुत सारे दायित्व भी जुड़ते हैं, ठीक है। और इन दायित्वों का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि हमारे हिंदू रिलीजन की हम जब बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे संस्कार हैं, ठीक है। 16 संस्कारों की हम बात करते हैं, और वो 16 संस्कार में हमारे पास एक ऐसा संस्कार है, वो है विवाह, मतलब कि मैरिज। मैरिज का जो संस्कार है वो आपका इस वजह से अलग हो जाता है क्योंकि शादी करने के लिए हमारे पास मजबूरी है, एक तरह से मजबूरी लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारा एक दायित्व है। और मैरिज जैसी चीज जो है वो इसलिए बनाई गई कि दो लोगों का रिलेशनशिप जो है वो रिस्पेक्टफुली देखा जाए, ठीक है। दूसरी बात कि मैरिज का मेन पर्पस जो है, हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो बताता है कि सैक्रामेंट है मैरिज, और इसका जो मेन पर्पस है वो है प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड और प्रोटेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब कि दो अलग अलग लोग अगर एक साथ रहते हैं तो उन्हें हमें क्या करना होता है कि उनको एक साथ अगर बिना किसी रिश्ते के रहते हैं तो उनके रिस्पेक्ट को हार्म पहुंचाया जा सकता है, उसके उनको हर्ट किया जा सकता है, उनका जो एक तरह से देखा जाए पर्सनल लिबर्टी जो है उनकी, वो एक्सप्लॉइट हो सकती है या फिर इन्फ्रिंज हो सकती है, ठीक है। तो इस आर्टिकल की वजह से ये बात आई, ठीक है। इसी बात में, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आपके पास राइट टू मैरिज है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं होता क्या है कि हम राइट टू मैरिज की बात करने क्यों लगते हैं। तो राइट टू मैरिज की जो बात है वो इस वजह से हो जाती है क्योंकि हमारे पास क्या है, इंडिया जो है वो जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, जिसमें से हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर जो है 1948 का, उसका सिग्नेटरी है इंडिया। इंडिया ने भी इस कोवेनेंट को साइन किया है, इस डिक्लेरेशन को इंडिया ने भी साइन कर रखा है। इस वजह से इंडिया को क्या करना चाहिए, इस इंटरनेशनल कोवेनेंट के अकॉर्डिंग ही लॉ बनाना चाहिए। तो इसका इन्फ्रिंजमेंट इंडिया भी नहीं कर सकता है। जिसका जो आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 1 है वो सीधे कहता है ये बात कि men and women of full age without any limitation due to the race, nationality, religion have the right to marry and to found a family, ठीक है। तो आपका जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, ठीक है, सार्वभौमिक घोषणा पत्र है, ये जो है 1948 में, ये पहले ही बता देता है हमारे संविधान के आने से पहले ही कि जो भी पर्सन जो मेजर है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है ऑफ फुल एज, ठीक है, अगर वो मेजर है तो उसको अपनी चॉइस से शादी करने का, ठीक है, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं लगाएंगे, किस ग्राउंड पे, किसी रेस पे, रिलीजन पे या नेशनैलिटी पे। मतलब हम इंडिया में रह के इंडिया के बाहर के लोगों से शादी कर सकते हैं और इंडिया के बाहर के लोग इंडिया के लोगों से भी शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बताता है कि रेस, नेशनैलिटी, रिलीजन के बेसिस पे हम किसी को लिमिट नहीं करेंगे कि वो क्या करे, शादी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे सीधे वर्ड यूज किया गया है, हैव द राइट टू मैरी एंड चूज द फैमिली, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फाउंड अ फैमिली, वो खुद से किसी भी फैमिली को क्या कर सकता है, फाउंड कर सकता है, उस फैमिली का मेंबर बन सकता है। तो ये राइट जो है हमारा क्या है, मानवाधिकार है, ये हमारा
ह्यूमन राइट्स है। ठीक है, इसके बाद इस जो ICCPR है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है, उसका जो आर्टिकल नंबर 23 है वो भी इस बात को क्या करता है, अफर्म करता है। 23 क्लॉज 1 जो है ICCPR का, ये क्या कहता है, ये इस बात को अफर्म करता है, बिल्कुल सेम राइट देता है कि राइट टू मैरी है और अपनी चॉइस से फैमिली चूज करने का अधिकार है। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ तक कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे देख लिया कि हमारे पास क्या है, राइट टू मैरी है और फैमिली चूज करने का अधिकार है। अब इंडिया में क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ आती है इंडिया में, अभी इस केस को हम सबसे बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसी केस के वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। लेकिन इंडिया में जो शुरुआत है वो यहां से होती है कि राइट टू मैरिज और राइट टू मैरी एंड राइट टू चूज पार्टनर ऑफ ओन चॉइस। ठीक है, ये दो चीजें हैं, दोनों बहुत अलग अलग चीज है। राइट टू मैरी का मतलब कि शादी करने का अधिकार, राइट टू चूज पार्टनर ऑफ हिज ओन चॉइस मतलब अपने मनपसंद शख्स को चुनने का अधिकार। ये दो अलग अलग अधिकार है जिसमें हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये इस पे कन्फ्लिक्ट में है कि वो ऐसा कोई फंडामेंटल राइट, कोई मौलिक अधिकार नहीं देता है कि आपके पास शादी करने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन 2006 में लता सिंह के केस में क्या किया गया, जो आपका लता सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, ये जो केस है, इस केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई थी कि जो पिटिशनर थी उसको अपना पार्टनर चूज करना था और वो क्लेम कर रही थी कि मेरा आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू लाइफ है उसमें मुझे अपने पसंद से पार्टनर चूज करने का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, द पिटिशनर हैड द राइट टू चूज द पार्टनर, ठीक है, whom she wanted to marry and the law does not prohibit intercaste marriage। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, जो हमारे पास UDHR से मिला था उसके अकॉर्डिंग हम इंडिया में भी ये राइट है कि आप अपने पसंद से किसी को भी चूज कर सकते हो, किसी भी पर्सन को आप अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सकते हो और कोई भी पर्सन आपको कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे आपको रोक नहीं सकता है, एक्सेप्ट कि कोई लॉ ना हो, कोई आपका कस्टम ना हो। अगर आपका कोई लॉ है, जैसे कि हिंदू लॉ है, ठीक है, हिंदू लॉ में क्या कहा गया है कि अगर आपको हिंदू लॉ से गवर्न होना है तो यू हैव टू मैरी अ हिंदू पर्सन। ठीक है, अदरवाइज अगर आप हिंदू पर्सन से मैरिज नहीं कर रहे हो, किसी और रिलीजन के पर्सन से मैरिज कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा। आफ्टर कन्वर्जन, अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का जिसमें ये कहा गया कि आफ्टर कन्वर्जन ही आप क्या कर सकते हो, इंटर रिलीजन मैरिजेस कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप कन्वर्जन के बाद मैरिज करते हो तो आपका जो पहला हिंदू मैरिज में क्या है कि जो पहला मैरिज है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद तो यहां से ये समझ आ जाता है कि इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता है, कोई भी पर्सन उसको प्रोहिबिट नहीं कर सकता है क्योंकि हर इंडिविजुअल को अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का राइट है। नेक्स्ट केस जो है वो आता है इसके बाद 2010 में। ठीक है, शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है इसमें ये कहा गया है कि कंसेंसुअली choosing life partner is manifestation of their freedom of choice guaranteed under article 19 and 21। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, आर्टिकल 19 में क्या दिया गया है, 19 का जो 1 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो जो टर्म है एक्सप्रेशन, और उसके बाद आर्टिकल 19 का लाइफ, राइट टू लाइफ, और आर्टिकल 21 का लाइफ, राइट टू लाइफ जो दिया गया है, और आर्टिकल 19 का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है। ये जो बात है इसमें क्या कहा गया है कि इसके वजह से जो कंसेंशुअली कोई पार्टनर चूज कर रहा है, मतलब आप अगर किसी को अपना पार्टनर चूज करते हो तो आपको क्या करना है, आप फोर्सफुली किसी को नहीं कह सकते कि वो आपसे शादी करे।
अगर सामने वाले पर्सन का कंसेंट है तो आपके पास राइट है कि आप उसको चूज कर सकते हो एज अ पार्टनर। और ये जो है ये आर्टिकल 19 और 21 का मैनिफेस्टेशन है, जो उसमें राइट गारंटीड किया गया है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, खुद से चूज करने का अधिकार। आर्टिकल 19 में बहुत सारी चीजें हैं, हम खुद से बिजनेस कर सकते हैं, हम जहां चाहें वहां घूम सकते हैं, जो चाहें बोल सकते हैं, एक्सेप्ट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। तो बिल्कुल यहाँ भी वही चीज है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपना जो पार्टनर है वो चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन किस बात का है, कंसेंट का, कि आपको सामने वाले पर्सन का कंसेंट, हेलो PKY टूम्स, हेलो आपको। तो ये जो केस है ये सीधे सीधे आर्टिकल की बात करता है। इस केस में ये पता चलता है कि इस राइट को हम किस आर्टिकल के अंदर अपना मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट क्लेम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो ये है, नेक्स्ट केस हमारे पास आता है जस्टिस KS पुट्टू स्वामी। ठीक है, KS पुट्टू स्वामी लैंडमार्क जजमेंट है राइट टू प्राइवेसी पे। ठीक है, और ये आधार केस के नाम से भी जाना जाता है, 2017 का केस है। और इसमें जब फंडामेंटल राइट को डिक्लेयर किया जा रहा था, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी बताया जा रहा था, तो उसमें क्या कहा गया कि आर्टिकल 21, ठीक है, यहाँ पे ये कहा गया है कि राइट टू प्राइवेसी जो है आर्टिकल 21 से कवर होती है, वहां पे राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कहा गया कि फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21, it was pointed out that vital personal choices related to marriage are included within the ambit of privacy and dignity of an individual। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि जब हम आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी डिस्कस करते हैं, उस टाइम पे हम किसी भी पर्सन की डिग्निटी को वॉयलेट नहीं कर सकते, और उस डिग्निटी के अंदर हम उस पर्सन को एक अधिकार देते हैं कि वो क्या कर सके, खुद से चूज कर सके अपने पार्टनर को। ठीक, अब बात आती है, इस केस से ये बात क्लियर हो गया कि आर्टिकल 21 में आपके पास राइट टू चूज अ पार्टनर है। ठीक, और वो आपके किस में आ रहा है, अपने चॉइस के से मैरिज करने का राइट है, और ये आपका किस में आ रहा है, आर्टिकल 21 में आ रहा है, एज पर द राइट टू प्राइवेसी गारंटीड अंडर, जो भी हमें डिग्निफाइड लाइफ। देखिए, जब बात आती है लाइफ की तो अलग चीज है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट डिग्निफाइड लाइफ तो ये बहुत ही ब्रॉडर टर्म हो जाता है। ये चीज जब हम रेगुलर क्लासेस में डिस्कस करते हैं, आर्टिकल 21 एक ऐसा टर्म है जो देखा जाए तो हमारे पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं होता, और आर्टिकल 19 और 21 सफिशिएंट था। तो जब हम 21 को डिस्कस करते हैं तो उसमें जब लाइफ और पर्सनल लिबर्टी और डिग्निटी की बात करते हैं, डिग्निफाइड लाइफ की बात करते हैं, तो एक ऐसा एस्पेक्ट कवर होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि डिग्निटी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपका इनर कंसाइंस है, आपका किस बात से डिग्निटी इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ये बात सोचना समझना और लिमिट करना बहुत मुश्किल है। और इसी टर्म के वजह से आर्टिकल 21 में टोटल अभी तक 17 राइट्स हैं जो ऐड किए जा चुके हैं, तो जिसमें आपका एक राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर भी है। ठीक है, अब आते हैं 2018, ये जो केस था ये भी राइट टू मैरिज से यहाँ पे बात आई। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया कि स्टेटेड दैट द राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल 21। ठीक है, सफीन जहां का जो केस है, सफीन जहां वर्सेस KM अशोकन 2018 का केस है ये। ठीक है, और इसमें ये कहा गया कि अपने खुद के चॉइस, आप 11th क्लास में हैं और आप भी इस बात को सिर्फ इस हद तक पढ़ सकते हैं कि ये देखिए, आप 11th क्लास में हैं, आपको पॉलिटी पढ़ाया जा रहा होगा। ठीक है, पॉलिटी आपने 6 से पढ़ना शुरू किया होगा, तो आपके पास कुछ मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है इसमें मैं एक मौलिक अधिकार की बात कर रही हूँ, जिसमें ये आता है कि राइट टू चूज अ पार्टनर। ठीक है, इससे ज्यादा आपको इसमें चीजें कुछ ज्यादा नहीं पता होंगी। आप अभी 11th में हैं, किस
स्ट्रीम से हैं, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं और आपका पॉलिटिकल साइंस पेपर है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है। बाकी इसके अलावा भी आप उस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो ना हो, हमारा संविधान ऐसा चीज़ है कि हर पर्सन को संविधान पता होना चाहिए इंडिया में रहने के लिए, और इसके बाद एक अच्छा पर्सन बनने के लिए, अच्छा नेशनल पर्सन बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन पता होना ही चाहिए। चाहे आप साइंस पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बट संविधान आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं आएगा। आप इसमें बस इतना देखिए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करता है, किसी भी बात को डिस्कस करता है, हम किसी पॉइंट को कैसे समझते हैं कि अच्छा आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, कोई बात नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो गुड, कोई इश्यू नहीं है। आप बस इतना समझ सकते हैं कि ये जो है एक आपका फंडामेंटल राइट किस तरह से, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाके आपको लोग ऐसे मिले जो कहते हैं कि शादी करने का अधिकार है, बट अभी जब हम इस डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास शादी करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। और ये बहुत जरूरी होता है, जब हम फैक्ट्स को नहीं जानते, जब हम लॉ को नहीं जानते हैं तो हम बिना बात के क्लेम करते हैं चीजों को कि हमारे पास इस ये करने का अधिकार है, वो करने का अधिकार है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे पास लिमिटेड राइट है विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। कोई भी राइट अगर आता है तो वो कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ आता है, ठीक है। तो जहां तक ये आपके फेवर में है, वैसे ये आपके फेवर में ही है कि आपको भी पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे केसेस को डील करता है और किस तरह से इंटरप्रिटेशन करता है। हालांकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ये चीजें नहीं आएंगी, बट आगे आने वाले टाइम में अगर आप कंपटीशन को चूज करते हो, अब इसके आगे आप फ्यूचर क्या चूज करते हो इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। ये जो सफीन जहां का केस है, इसमें पहली बार कहा गया कि ये आपका राइट है, फंडामेंटल राइट है, और ये फंडामेंटल कंपोनेंट किसका है, आर्टिकल 21 का है। इस राइट को कर्टेल नहीं किया जा सकता है, ब्रोक नहीं किया जा सकता है, कोई भी पर्सन इस राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर सकता है, बिकॉज अब ये क्या है, फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट क्या है कि अपनी खुद की चॉइस की पर्सन को चूज करना, ठीक। तो अभी हमने पहले पढ़ा कि सबसे पहली बात आई कि राइट टू चूज अ पार्टनर है आपके पास, ठीक, बट वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन नहीं किया कि एज पर विच आर्टिकल। इसके बाद क्या था कि राइट टू चूज पार्टनर के बाद हमने शक्ति वाहिनी में पढ़ा कि हमारे पास ये राइट कहाँ से आता है चूज करने के लिए, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन से आता है। अभी शादी करने की जरूरत नहीं है, और अभी आप 11th क्लास में हैं, आप मेजर नहीं हैं, तो आप अभी नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी पर्सन, शादी करने के लिए भी बहुत सारी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, जिसमें फर्स्ट है कि आपको मेजर होना पड़ता है। अबव 18 ईयर आप अपने मैरिज को परफॉर्म कर सकते हो विद द कंसेंट ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है। देन शक्ति वाहिनी के बाद जस्टिस के एस पुट्टस्वामी का केस आया, और उसमें ये कह दिया गया कि आर्टिकल 21 जो है उसमें राइट टू प्राइवेसी के अंदर और डिग्निफाइड लाइफ जो हम देते हैं किसी इंडिविजुअल को, उसके तहत हमारे पास एक राइट है कि हम क्या कर सके, एक अपने चॉइस के पर्सन को चूज कर सके, ठीक। उसमें इसको इंक्लूड कर दिया गया। सफीन जहां में कहा गया कि आर्टिकल 21 में ये इंक्लूडेड है कि आप खुद के चॉइस के पर्सन से क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि इस केस के बाद हमारे पास केस आता है लक्ष्मीबाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2021, ठीक है। 2021 का केस है, और 2021 के केस में इसमें कहा गया, ये भी सफीन जहां पे बेस्ड था, और इसमें ये कह दिया, होल्ड कर दिया गया कि राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज इंटीग्रल टू आर्टिकल 21, ठीक है। ये जो है अपने खुद के चॉइस के पर्सन से शादी करना आर्टिकल 21 में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कन्फ्लिक्ट कहां से आया, ठीक है। सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 17 अक्टूबर 2023 को ले जाइए। फिर क्या है इसमें, सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 17 अक्टूबर 2023, ये जो जजमेंट दिया गया था, इस जजमेंट में क्या कहा गया कि
all queer person have the right to choose their partners, but state cannot be obligated to recognize the bucket of rights flowing from such a union। ठीक है, इसमें एक अलग चीज है, ये राइट टू सेम सेक्स मैरिज की बात कर रहा था और इसी वजह से यहाँ पे बात आई कि राइट टू मैरिज है। ठीक है, यहाँ पे क्लेम किया गया था कि जो पिटिशनर है उसके पास क्या है, राइट टू मैरिज है। ये सेम सेक्स मैरिज का केस है। ठीक है, तो यहां से ये बात हुई कि जो राइट टू मैरिज है, अभी तक हमने जितने भी केस पढ़े हैं उन सारे केसेस में क्या है कि हमारे पास राइट टू मैरिज नहीं है। उन सारे केसेस में ये बात कही गई है कि आपके पास कौन सा राइट है, अपना खुद का पार्टनर चूज करने का राइट है विद द कंसेंट ऑफ योर पार्टनर्स। ठीक है, तो एक तो आप खुद के पसंद का लाइफ पार्टनर चूज कर सकते हो, दूसरी बात क्या है कि आप उसकी कंसेंट के बिना नहीं चूज कर सकते। ठीक, अब आता है इस केस के बाद ये बात कह दी गई कि सेम सेक्स मैरिज जो है वो वैलिड नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि आपके पास राइट टू मैरिज नहीं है, आपके पास राइट किस चीज का है कि राइट टू चूज अ पार्टनर ऑफ योर ओन चॉइस। दिस इज योर फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये जो है एज पर आर्टिकल 21 जो है आपका फंडामेंटल राइट है, और ये आपका ना तो लीगल राइट है, ना फंडामेंटल राइट है, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, तो राइट आपका सिर्फ ये है। रही बात इन सब चीजों की, तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन, जिसमें क्या है कि हमने डिस्कस कर लिया है कि राइट टू लाइफ में क्या क्या चीजें आती हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट टू मैरिज को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाता है, फंडामेंटल राइट बनाता है, या फिर लीगल राइट बनाता है। और ये अगर बनाया गया है राइट टू चूज अ पार्टनर, तो वो किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो आपका आर्टिकल 21। और ये पढ़ाने का पर्पस देखिए, आपका जो यूपीएससी का पेपर, आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीपीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी तक में ये एग्जाम पूछा गया था, एग्जाम में पूछा गया था कि आपका जो राइट टू मैरिज आपके पास है या नहीं है। ठीक है, और अगर है तो किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो राइट टू मैरिज आपके पास नहीं है। ठीक, क्लियर डिसीजन ये है कि राइट टू मैरिज नहीं है। आपके पास राइट टू चूज अ पार्टनर है ऑफ योर ओन चॉइस, जो कि फंडामेंटल राइट है एज पर आर्टिकल 21। और इसमें जो केसेस हैं वो लता सिंह से लेकर के सफीन जहां, फिर इसके बाद से आपका आता है के एस पुट्टुस्वामी, सबने यही बात डिस्कस की कि आपके पास क्या है, राइट टू मैरी नहीं, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो आई होप कि ये पूरा डिस्कशन आप सभी को समझ आया होगा। और ऐसे ही और भी कोई टॉपिक, मतलब आगे मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ इस तरह के। इससे आप इस ये जो डिस्कशन है ना, ये आप इससे अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आंसर लिखना चाहते हो, या फिर प्री के प्रीलिम्स दे रहे हो, अभी एग्जाम है, तब भी आप क्लियर हो सकते हो और आर्टिकल्स को क्लियरली समझ सकते हो, क्योंकि ये बहुत एक तरह से ज़्यादा बात करने वाली बात है और कंफ्यूजिंग भी है, लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, बट क्लियर आपको होना चाहिए, और आई होप कि क्लियर हो भी गया होगा। नेक्स्ट मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ नेक्स्ट बैच का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, जो कि 15 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। उसका डेमो चल रहा है। आप सब में से अगर कोई भी जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, क्लैट के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, तो वो हमारे यहाँ आके हमें कांटेक्ट कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। और जो लोग जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर पीसीएस के लिए, बीपीएससी दे रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए मुझे ये कहना है कि हमारे पास क्या है, टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज चल रही हैं, आप कंटिन्यूअस मतलब दे सकते हैं, अच्छी टेस्ट सीरीज मिल सकती हैं आपको।
जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, ठीक है।